दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स एग्जाम स्टडी में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, या आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। अदर स्टेट में जो भी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के नाम से जिसे हम जानते हैं, एनसीएफ 2005। इस यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और मैं उन सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक को आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 है, इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। यह एनसीएफ 2005 क्या है? शिक्षा का एक नवीनतम दस्तावेज है। शिक्षा का एक नवीनतम दस्तावेज जिसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। अब तक जो है कितने एनसीएफ को लागू किया जा चुका है? तो अब तक 4 एनसीएफ को लागू किया जा चुका है, जो कि 1975 में पहला एनसीएफ लागू हुआ था। उसके बाद 1988 में दूसरा, सन 2000 में तीसरा एनसीएफ और सन 2005 में चौथा एनसीएफ लागू किया गया था। तो अब तक कितने एनसीएफ को लागू किया गया है? तो अब तक कुल 4 एनसीएफ को लागू किया गया है। और एनसीएफ 2005 का मेन मकसद क्या है? एनसीएफ 2005 का मेन मकसद क्या है, इसके बारे में भी मैं डिटेल के साथ चर्चा करूंगा। और आपके कुल 21 जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। 21 मार्गदर्शी सिद्धांत जो होता है, यहाँ से आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये तीसरा पॉइंट क्या है कि 14 से 19 जुलाई 2004 को एनसीएफ की बैठक का परिणाम है। यानी जो एनसीईआरटी का जो बैठक हुआ था वह 14 से 19 जुलाई के बीच में 2004 में चला था। और इसी के दौरान जो एनसीईआरटी की बैठक हुई थी, इसी में हम लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा किया था और एनसीएफ 2005 लागू किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख और सभ्यता एवं प्रगति से प्रेरित है। यह जो एनसीएफ 2005 की प्रेरणा हम लोग कहाँ से मिली? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किनके लेख से संबंधित है? तो सभ्यता और प्रगति एक लेख है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, उनके लेख से जो है प्रेरित किया गया है। संविधान के सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद है। संविधान की कितनी भाषाएं हैं? 22 बताएं। 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का जो है अनुवाद किया गया है। क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 हर स्टेट में सभी के लिए लागू किया गया है। एनसीईआरटी 2004 में जो बैठक हुई थी उसी का परिणाम है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं और कितने परिशिष्ट हैं? तो एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। संचालन समिति के जो समिति में यशपाल समेत कितने सदस्य थे? तो संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे, जो कि जिसमें एक मूल रूप से यशपाल भी थे। कुल सदस्य 38 हैं, जिसमें से 3 एनसीईआरटी के थे। देखिए संचालन जो समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 35 सदस्य संचालन समिति में थे। संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे। और जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 38 थी, जिसमें कितने सदस्य? 3 सदस्य जो है वो एनसीईआरटी के थे। चलिए ये आपको क्लियर होता जा रहेगा। एनसीएफ 2005 रट्टा विधि के खिलाफ एक आंदोलन है। एनसीएफ 2005 क्या है? रट्टा विधि के खिलाफ एक आंदोलन है। या एनसीएफ 2005 जो बच्चों को रटंत विद्या जो होते हैं, जो कि दे दिया जाता है कि आप उसको तैयार कर दिए, कंठस्थ करिए, इन सब खिलाफ एक आंदोलन दिया गया था कि बच्चे को आप अच्छे तरीके से समझाइए, उसकी मानसिक विकास को डेवलप करिए, उसके शारीरिक विकास को डेवलप करिए। इन सब चीज़ों को एनसीएफ 2005 में सम्मिलित किया गया था। और यह रट्टा विधि के खिलाफ क्या है? एक आंदोलन किया गया था।
जनता के राय को शामिल करने के लिए कुल कितने 21 राष्ट्रीय फोकस पे निर्माण किया गया था। और इसको हम लोग देखते हैं कुल 5 एनसीएफ 2005 के कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। तो एनसीएफ 2005 के कुल 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इन 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं। पहला है कि शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़े। जो शिक्षा है, हम लोगों को जो बच्चे को शिक्षा देते हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़े, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ें। उसको जो है वातावरण, उसके पर्यावरण, उसके परिवार, उसके आस पड़ोस के साथ जो भी चीज़ें हैं उसको कोरिलेट करके जो है उसको पढ़ाएं। तब जाके वो बच्चा अच्छा शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। दूसरा क्या है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करें। शिक्षा को किससे? रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। तीसरा है शिक्षा को केवल पुस्तक तक न रहने दें। शिक्षा को पुस्तक तक न रहने दीजिए, शिक्षा को उसके वातावरण के साथ जोड़ कर बच्चे को पढ़ाइए। परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाएं तथा कक्षा को गतिविधि से जोड़ें। कक्षा को क्या करें? गतिविधि से जोड़ें। और परीक्षा प्रणाली जो है इसको लचीली बनाएं। उसमें बच्चे को जो है ग्रेड अंक प्रदान करें। उसमें पास और फेल की जो पद्धति है उसको बंद करें। ऐसा एनसीएफ 2005 में बताया गया था। राष्ट्रीय हित एवं प्रजातंत्र का माहौल बनाएं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय हित और प्रजातंत्र के माहौल के बारे में बताता है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुल 21 जो राष्ट्रीय जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उसको बारे में बताया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 21 मार्गदर्शी सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि वस्ते का वजन बढ़ रहा है और गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है? कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम नहीं है। कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाज़ों, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बच्चों की आवाज़ें और अनुभवों को वरीयता देना है। बच्चे के अनुभवों को वरीयता दीजिए, उसकी आवाज़ों को वरीयता दीजिए। दंड से व्यवस्था हो सकती है, अनुशासन नहीं। दंड से क्या हो सकती है? व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अनुशासन नहीं हो सकता है। देखिए इसमें 5वां है कि कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, मौखिक या गतिविधि आधारित परीक्षा होगी। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि कक्षा 2 तक कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। उसको मौखिक जो है परीक्षा या गतिविधि आधारित परीक्षा आपको लेना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है क्या करता है? गृह कार्य को विरोध करता है, जिसे हम लोग होमवर्क कहते हैं। होमवर्क का विरोध करता है। देखिए एनसीएफ 2005 में कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं देने का वर्णन किया गया है। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में केवल 2 घंटे का कार्य करने के लिए बताया गया है। 6 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं उसमें सप्ताह में 5 से 6 घंटे कार्य करने के लिए बताया गया है। देखिए 7वां पॉइंट यह है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। तथा उच्च स्तर पे जो है शिक्षा की भाषा क्या होता है? त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया था। 4 क्षेत्रों पर विशिष्ट ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के 4 क्षेत्रों पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। कला, काम, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और शांति। इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत तक होने वाली परीक्षा से तनाव एवं भय का संचार करती है। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाएं। हर 3 महीने 4 महीने पे आप परीक्षा लीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का परीक्षा लीजिए। ये नहीं कि एक बार हम लोग जैसे अगर कोई बच्चा कक्षा 1 में है तो उसको साल के अंत में परीक्षा लीजिए। ऐसा प्रणाली नहीं अपनाना चाहिए। सतत और व्यापक माध्यम से आप लोग परीक्षा को लीजिए। समाज की विभिन्नता एवं आर्थिक विषमता को समाहित करने के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाया गया है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास का संचार करने के लिए स्व केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए बोला गया है। मूर्त से अमूर्त तथा ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षा को बढ़ाएं। देखिए जो भी चीज़ें नहीं जानता है बच्चा, तो उसको क्या करिए कि जो बच्चा जो जिस चीज़ को जानता है, जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे को हमको क सिखाना है तो सबसे पहले बच्चे को उसको लकीर खींचना सिखाइए, उसके बाद गोला करना सिखाइए, उसके बाद ये डंडी लगाना सिखाइए। तो अगर जो बच्चा मूर्त चीज़ जो जानता है, बच्चा जो जानता है उन चीज़ों से जो नहीं जानता है उसको पढ़ाइए। जो चीज़ बच्चा ज्ञात है, जो बच्चे जानता है और जो नहीं जानता है उन चीज़ों को पढ़ाइए। ऐसे करके आपको पढ़ाना है। अंग्रेजी को वैश्विक भाषा मानकर उसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया था। विद्यालय आधारित आकलन को बढ़ावा
तथा साथ में पोर्टफोलियो आकलन का बढ़ावा देने के लिए बताया गया है एनसीएफ 2005 में। देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी जो बच्चे हैं उसको करके सीखने के लिए प्रेरित करिए, ये नहीं कि रटन विद्या करिए। अगर बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना है तो उसमें गतिविधि कुछ ना कुछ उसको खेल के माध्यम से कुछ ना कुछ उसमें गतिविधि कराइए, तब वो जाकर बच्चा अधिक प्रभावशाली उसकी शिक्षा हो सकती है। देखिए, 15 नंबर पॉइंट है कि परीक्षा लादी न जाए, बल्कि विद्यार्थियों को सुविधा के अनुसार 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए 3 वर्ष तक का समय दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पे कि उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण को बंद करके ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाए। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एनसीएफ 2005 उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को बंद करने के लिए बोला था और ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने के लिए बोला गया था। गणित शिक्षा का उद्देश्य गणितीयकरण की क्षमता तथा तर्क की क्षमता का विकास करना है। गणित को किताबी विषय बनाने की जगह बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए गणित को बोला गया है। पर्यावरण शिक्षा को सैद्धांतिक बनाने की जगह व्यवहारिक पक्ष से जोड़े पर्यावरण शिक्षा को। विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान के फार्मूले रटवाना नहीं, बल्कि व्यवहारिक प्रयोग को समझाकर दैनिक जीवन से जोड़ना है। बच्चे के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़े। कक्षा में बैठक की व्यवस्था लचीली बनाए। तो दोस्तों, ये था एनसीएफ 2005 और ये आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।